हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 60। ये इस पूरे सीरीज का सेट नंबर 60 है और हीट चैप्टर का ये पार्ट 8 है। हीट चैप्टर का ये पार्ट 8 है, इसमें 2 पार्ट्स और आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और जो लोग पीडीएफ के लिए परेशान है कि पीडीएफ आप अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो हीट चैप्टर समाप्त होने दो, सबका पीडीएफ एक साथ कंबाइन करके, जो भी आप यहाँ पर देखते हो पीपीटी, उन सारे ही को कंबाइन करके वो अपलोड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से या फिर यहाँ पर एक क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। अब करते हैं प्रश्नों को। हीट का ये पार्ट 8 है, सीरीज का ये सेट 60 है। धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है, जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है, क्यों नहीं पिएंगे हम धातु के प्याले में? होठ जो है जल जाएगी, क्योंकि धातु जो है ऊष्मा की सुचालक है। धातु ऊष्मा की सुचालक है तो हीट ट्रांसफर जो है काफी तेजी के साथ होगा। धातु के विशिष्ट ऊष्मा भी कम होती है तो तेजी के साथ ये गर्म भी हो जाती है, तो होठ जलने के चांस जो है बढ़ जाते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें चीनी मिट्टी के प्याले से, तो चीनी मिट्टी इसके विशिष्ट ऊष्मा भी अधिक होगी और ये ऊष्मा के कुचालक भी होते हैं, तो यहाँ हीट का ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा, तब तक हम आराम से चाय पी लेंगे। निम्न में से किसमें संवहन होता है? संवहन जो है मैंने आपसे कहा ये होगा द्रव और गैस में। मुख्यतः द्रव और गैसों में जो हीट का ट्रांसफर है ये होता है संवहन द्वारा। अगर हम ठोस की बात करें तो इसमें केवल और केवल क्या होगा? चालन होगा। गैसों और द्रवों में मुख्य रूप से संवहन विधि द्वारा होता है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि गैस और द्रवों में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, चालन विधि के द्वारा भी हो सकता है। तो चालन विधि से हम देखें तो ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लेकिन द्रव और गैस में मुख्यतः संवहन द्वारा होता है। मुख्यतः संवहन द्वारा होता है, यानी कि कन्वेक्शन के द्वारा होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? ये अगर अर्थ है, ये अगर सन है, तो आप जानते हो कि वायुमंडल खत्म होने के बाद क्या है? निर्वात ही तो है, निर्वात है। और निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन और संवहन द्वारा तो हो नहीं सकता है, तो विकिरण ही है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। निर्वात में भी विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण जो है हो सकता है, तो विकिरण द्वारा हमारा आंसर हो जाएगा। ऊष्मीय विकिरण का एक लक्षण नहीं है। रेडिएशन की बात की जा रही है, जिस रेडिएशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में उसकी बात की जा रही है। यह सभी दिशाओं में यात्रा करती है, सही है। सीधी रेखा में यात्रा करती है, ये भी सही है। यह माध्यम को गर्म कर देती है, ये गलत है। यह प्रकाश की गति के साथ यात्रा करती है, सही है। तो जिस भी माध्यम से हो करके रेडिएशन जो है आ रही है, उस माध्यम को वो प्रभावित नहीं करती है। रेडिएशन जो है माध्यम को प्रभावित नहीं करती है। हाँ, मान लीजिए उसके रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई वस्तु आ जाए, तो वो वस्तु जो है ऊष्मा को, उस रेडिएशन को जो है अवशोषित कर सकती है। तो ये इस वस्तु की खासियत है कि उसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ली। अदरवाइज जो रेडिएशन है बिना माध्यम को प्रभावित किए उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर चली जाती है, तो यह माध्यम को गर्म कर देती है, ऐसा नहीं होगा। अगर उस वस्तु के पास ये खासियत नहीं है कि इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, तो जो ये रेडिएशन है वो वस्तु को गर्म नहीं कर पाएगी। ऊष्मीय विकिरण यानी कि वही थर्मल रेडिएशन जो है मानव नेत्र को दिखाई नहीं देती है, सही है। मुख्यतः अवरक्त विकिरण के रूप में होती है, सही है। निर्वात में भी गमन कर सकती है, सही है। एक अनुदैर्ध्य तरंग है, गलत है। ये क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं है। जो हम रेडिएशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ये जो रेडिएशन है ये लाई करती है ना, ये लाई करती है इस रीजन में। देखो इस रीजन में जो है अल्ट्रावायलेट है, विजुअल है और इंफ्रारेड है। तो मान लीजिए ये जो रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट के रूप में है तो हम नहीं देख पाएंगे, विजुअल लाइट के रूप में है तो हम देख पाएंगे, और इंफ्रारेड के रूप में है यानी कि अवरक्त विकिरण के रूप में है तो भी हम नहीं देख पाएंगे। तो पराबैंगनी विकिरण के रूप में है तो भी नहीं देख पाएंगे, अवरक्त विकिरण के रूप में है तो भी नहीं देख पाएंगे, दृश्य प्रकाश के रूप में है तो हम लोग देख पाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मानव नेत्र को दिखाई नहीं देती है। दृश्य प्रकाश के रूप में हो तो दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं देगी। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर सिर्फ यह लिखा है कि दिखाई नहीं देती है। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो रेडिएशन है वो मेनली
मेनली जो है इंफ्रारेड होती है। मान लीजिए मैंने कहा कि 10 रेडिएशंस आ रही है, तो उस 10 रेडिएशंस में से क्या होगा कि 7 रेडिएशंस जो है केवल इंफ्रारेड की होगी, और बाकी के जो 2 है उसमें अल्ट्रावायलेट या फिर ये विजुअल हो सकती है। तो मेनली जो है जो रेडिएशंस जो होती है वो आपकी होती है अवरक्त विकिरण। जो हम यहाँ पर विकिरण की बात कर रहे हैं वो मुख्य रूप से क्या है, अवरक्त विकिरण होती है, लेकिन पराबैंगनी भी हो सकती है और ये दृश्य प्रकाश के रूप में भी हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अवरक्त विकिरण के रूप में होती है। निम्न में से कौन सी भौतिक घटना ऊष्मीय विकिरण दर्शाती है? जो हीट रेडिएशन है इनमें से कौन सी भौतिक घटना को दिखाती है? तो इन तीनों को ही दिखाती है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। देखिए ये सारी जो भौतिक घटनाएं हैं ये प्रकाश के द्वारा भी दिखाया जाता है। लाइट भी जो है ये सारी घटनाओं को दिखाती है। लाइट भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये जो हीट रेडिएशन है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये भी जो है इन सारी घटनाओं को दिखाती है। यह है रिफ्लेक्शन, यह है रिफ्रैक्शन, यह है इंटरफेरेंस, यह है डिफ्रैक्शन और यह है पोलराइजेशन, है ना, ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन। पृथ्वी का वायुमंडल डैश विधि से गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल जो है ये जो गर्म होता है इसमें चालन, संवहन, विकिरण इन सारे का रोल होता है। ये सभी जो है उत्तरदायी है पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने में। कुछ किताबों में केवल संवहन लिखा हुआ है, तो ये आप याद रखना कि मान लीजिए अगर किसी एक विकल्प के साथ जाना हो तो आप संवहन के साथ जाएंगे, आप संवहन के साथ जाएंगे। कॉन्सेप्ट के तौर पर आपको ये याद रखना है कि चालन, संवहन, विकिरण इन तीनों ही विधियों का रोल होता है पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने में, लेकिन अगर 4 में से किसी एक के साथ जाना हो तो आप संवहन के साथ जाएंगे। ऊष्मीय विकिरण और प्रकाश में मुख्य अंतर क्या है? गति में तो ये दोनों समान है, ये भी क्या है कि प्रकाश की गति से ही चलती है निर्वात में। दोनों के दोनों जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो तरंग की प्रकृति में भी दोनों एक समान है। परावर्तन के नियम दोनों जो है ये पालन करते हैं परावर्तन के नियम को। तरंग दैर्ध्य हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जो ये विकिरण होती है ये मुख्यतः होती है इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है, मुख्यतः ये अवरक्त विकिरण होती है। तो अगर हम ऐसे जाते हैं गामा रे से रेडियो वेव की तरफ तो जो तरंग दैर्ध्य है ये बढ़ती चली जाती है, जो आवृत्ति है ये घटती चली जाती है। तो इन दोनों के तरंग दैर्ध्य में क्या है, अंतर है ना। जो अवरक्त विकिरण है इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो ज़्यादा है दृश्य प्रकाश के तुलना में, और आवृत्ति जो है कम है दृश्य प्रकाश की तुलना में। किस विधि में ऊष्मा संचरण सबसे तेज होती है? कौन है? रेडिएशन, विकिरण। निम्नलिखित में से किस विधि में ऊष्मा का संचार उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु तक अणुओं के वास्तविक संचार के कारण होता है? यानी अणु जो है खुद चल करके जाते हैं। कौन सी विधि है? कन्वेक्शन, बी हमारा आंसर हो जाएगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन, इन दोनों को मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, लेकिन कंडक्शन में जो माध्यम के कण होते हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, केवल कंपन करते हैं अपने स्थान पर, और कन्वेक्शन में जो है माध्यम के कण स्थान छोड़ करके चले जाते हैं। तो कन्वेक्शन हमारा आंसर हो जाएगा। रेडिएशन को मीडियम चाहिए ही नहीं। समुद्री हवाएं और स्थलीय हवाएं किसके उदाहरण है? सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, इन सब के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। ये सब एग्जाम्पल है किसके? संवहन के, है ना, कन्वेक्शन के। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ये बॉडी है ना, ये बॉडी है, और बॉडी के बाद ये ऊनी कपड़ा है, और ये हमारा वातावरण है। अब बॉडी से निकलने वाली जो हीट है ये फंस जाती है हमारे बॉडी और इस ऊनी कपड़ा के बीच में, क्योंकि ये जो ऊनी कपड़ा है, ये जो ऊन है, ये ऊष्मा की कुचालक है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, ऊन ऊष्मा की कुचालक है। तो कुचालक होने के कारण जो बॉडी से हमारी हीट निकल रही है इस ऊनी कपड़े को पार करके बाहर नहीं निकल पाती है, और हमारा शरीर जो है गर्म रहता है। निम्नलिखित में से क्या ऊष्मा का कुचालक है? कांच हमारा आंसर हो जाएगा। सिल्वर तो सबसे बढ़िया सुचालक है, और ये दोनों भी अच्छे सुचालक हैं ऊष्मा के लिए और विद्युत के लिए भी। पारे में ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा होता है? अब देखो पारा जो है आप जानते हो कि कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में है, तो होने चाहिए संवहन विधि से, लेकिन याद रखेंगे ये एक अपवाद के रूप में आप याद रख लेना कि चालन विधि से जो है इसमें ऊष्मा का संचरण होता है। एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं क्योंकि ये देख लो, ये बर्फ का एक मकान है, इसे इग्लू कहते हैं, इसे इग्लू कहते हैं। जो फ्रिजिड जोन है जहाँ सालों भर जो है
टेम्परेचर 0 से कम होता है, सालों भर जो है बर्फ़ गिरती है। वहाँ के लोग जो है इस प्रकार से इग्लू में रहते हैं। इसमें जो लोग रहते हैं इसी को एस्किमो कहते हैं। तो एस्किमो लोग जो है बर्फ़ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं। अब देखो ये इसका एनवायरनमेंट है, ये इसका एनवायरनमेंट है। इसका टेम्परेचर कम होता है, इसके अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हीट जो है अंदर से बाहर चली जाती। अगर ये ऊष्मा की कुचालक होती है, सुचालक होती तो चली जाती। क्योंकि ये कुचालक है तो अंदर की हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाती है, तो अंदर का टेम्परेचर जो है वो वार्म होता है। तो यहाँ बर्फ़ की दोहरी दीवारों के बारे में बात की गई। तो मान लो कि ये एनवायरनमेंट है, वातावरण है, ये बर्फ़ की दीवार है, ये बर्फ़ की दीवार है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं अंदर में। इसके बीच में एयर है। अब बर्फ़ जो है ये भी ऊष्मा के कुचालक है या फिर खराब चालक है। जो वायु होती है ये भी ऊष्मा के कुचालक है या फिर खराब चालक है, और ये भी बर्फ़ ही है। तो यहाँ से जो है हीट, अंदर से हीट जो है ये बाहर जो है नहीं जा पाती है, अंदर में ही ट्रैप हो जाती है। तो अंदर का जो वातावरण है वो गर्म रहता है। तो बर्फ़ और हवा दोनों ही ऊष्मा के कुचालक है। हमारा आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु 0 केल्विन से अधिक तापमान विकिरणों का उत्सर्जन करती है तथा उस पर गिरने वाले विकिरणों को अवशोषित भी करती है। इसे डैश कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवोस्ट का ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीवोस्ट का ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत, अगर आप एलपी के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप किसी पीसीएस की तैयारी करते हैं जैसे बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, तो इसके बारे में आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देखिए, आप जानते हो जो न्यूनतम संभव ताप है वो 0 केल्विन है। इससे कम ताप तो किसी भी वस्तु का पॉसिबल ही नहीं है। ये नियम हमें ये कहता है कि भाई 0 केल्विन से ज़्यादा अगर कोई भी टेम्परेचर है, कोई भी वस्तु जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, तो वो क्या है कि एट द सेम टाइम कुछ रेडिएशंस को वो एमिट भी कर रही होगी और कुछ रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब भी कर रही होगी। आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो पेन है, आपके आसपास जो भी वस्तु है, बुक्स हैं, दीवारें हैं, पोस्टर हैं, जो भी वस्तु है, सबका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है। मतलब वो सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर रही होगी, कुछ विकिरण को अवशोषित भी कर रही होगी और कुछ वो एमिट भी कर रही होगी, कुछ का उत्सर्जन भी कर रही होगी। ये नियम हमें ये कहता है। तो मान लीजिए वस्तु जो है रेडिएट ज़्यादा कर रही है ना। आर का मतलब रेडिएट या फिर एमिट, ई का मतलब हीट बोल सकते हो आप या एनर्जी बोल सकते हो। तो रेडिएट वो ज़्यादा कर रही है, यानी कि एमिट जो है ज़्यादा कर रही है। एमिट बोल दो या फिर रेडिएशन बोल दो, रेडिएट बोल दो, बात एक ही है। और ये एब्जॉर्ब है। तो वस्तु जो है अगर रेडिएट ज़्यादा कर रही है, मतलब उत्सर्जित जो है ज़्यादा कर रही है और एब्जॉर्ब कम कर रही है, तो सीधी सी बात है, एब्जॉर्ब कम कर रही है लेकिन निकाल ज़्यादा रही है, तो टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा, वस्तु का टेम्परेचर कम हो जाएगा। मान लीजिए एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रही है, खा ज़्यादा रही है रेडिएशन, लेकिन निकाल कम रही है, तो टेम्परेचर वस्तु का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर वस्तु का बढ़ जाएगा। अगर मान लो जितनी रेडिएट कर रही है उतनी एब्जॉर्ब भी कर रही है, तो बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रह जाएगा। तो आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो सब जो है वही कर रही है, जितनी रेडिएट कर रही है उतनी ही एब्जॉर्ब भी कर रही है। इसीलिए सबका टेम्परेचर जो है वही है जो रूम का टेम्परेचर है। ठीक है, ये जो मैंने कहा कि रेडिएट ज़्यादा कर रही है या फिर एमिट ज़्यादा कर रही है, मान लो ये वस्तु है, ये ऐसे 4 रेडिएशंस एमिट कर रही है और 1 जो है एब्जॉर्ब कर रही है। ये कब होगा? जब इस वस्तु का टेम्परेचर, मान लो वस्तु का टेम्परेचर जो है, इस वस्तु का टेम्परेचर T है और वातावरण का टेम्परेचर Ts है। अगर वस्तु का टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, वातावरण का टेम्परेचर कम है, ऐसे ही केस में होगा ना कि टेम्परेचर इसके पास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हीट को रेडिएट करेगी, एमिट करेगी और एब्जॉर्ब जो है कम करेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, धीरे 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 वस्तु का टेम्परेचर गिरेगा और एक समय ऐसा आएगा कि जितनी ये एमिट करेगी उतनी ही ये एब्जॉर्ब करेगी, तो टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाएगा। ये कंडीशन कब आएगा कि एब्जॉर्ब ज़्यादा करे, रेडिएट कम करे। जैसे मान लो ये है वस्तु, टेम्परेचर इसका T है, वातावरण का टेम्परेचर Ts है मान लो। अगर वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा है, वस्तु का टेम्परेचर कम है, तो ये वस्तु जो है ये हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी और रेडिएट जो है कम करेगी। वो खा ज़्यादा रही है, अवशोषित कर रही है ज़्यादा, निकाल कम रही है, तो ऐसे में वस्तु का जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा
कि ये जितनी उत्सर्जित कर रही है उतनी ही ये अवशोषित करेगी, तब जाकर के जो टेम्परेचर ये कांस्टेंट हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु 0 केल्विन से अधिक ताप पर विकिरणों को अवशोषित भी करती है और उत्सर्जित भी करती है। अब ज्यादा उत्सर्जित करेगी, कम अवशोषित करेगी, या फिर ज्यादा अवशोषित करेगी, कम उत्सर्जित करेगी, या फिर जितनी उत्सर्जित करेगी उतनी ही अवशोषित करेगी, ये डिपेंड करेगा वस्तु का टेम्परेचर और उसके वातावरण के टेम्परेचर पर, जो मैंने आपको यहां पर अभी समझाया है। अवशोषण गुणांक, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का योग कितना होता है, यानी A प्लस R प्लस T बराबर कितना होता है, तो ये 1 होता है। इकाई हमारा आंसर हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लो ये जो वस्तु है इस पे 100 रेडिएशंस आती है, 100 विकिरण जो है गिरती है। गिरने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए इसमें से 50 जो है टकरा करके चली जाती है, 20 को जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती है ये वस्तु, और 30 जो है इसके अंदर घुस करके वापस निकल भी जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये जो A है ये हमें ये बताएगा कि भाई जो 100 इस पे गिरी है उसमें से कितने को इसने एब्जॉर्ब कर ली। ये R हमें बताएगा कि भाई साहब जो 100 इस पे गिरी है उसमें से कितने को ये रिफ्लेक्ट की है, तो ये 50 हो जाएगा, 50/100 हो जाएगा। और T हमें ये बताएगा कि जो 100 रेडिएशंस इस पे गिरी है उसमें से कितने को ट्रांसमिट किया गया है। तो ये सिंपली यहाँ पर मतलब है। तो यहाँ देखो Q रेडिएशन गिरती है जिसमें से QR जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि R इज इक्वल टू QR/Q। उसके बाद A क्या हो जाएगा, Q यहाँ पे गिरी है और QA जो है एब्जॉर्ब किया गया है, तो QA/Q हो जाएगा, और जो T है वो Q/QT हो जाएगा। ठीक है, आप इन सब को जोड़ो, 1 आएगा, है ना, 20/100 प्लस 50/100 प्लस 30/100, तो A प्लस R प्लस T बराबर ये 1 हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास देखो ये एक वस्तु है, मैं बोलूँ इसका R जो है 0 है, T जो है 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A हमारा 1 है। 1 का मतलब 100% कि ये जो वस्तु है इसके ऊपर गिरने वाली सारी ही विकिरणों को ये अवशोषित कर लेगी, क्योंकि R 0 है, T 0 है, यानी गिरने वाली रेडिएशन का कोई भी हिस्सा ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, कोई भी हिस्सा ये ट्रांसमिट नहीं करेगी, सबको ये एब्जॉर्ब कर लेगी। A बराबर 1 का मतलब ये होता है ये 100% होगी, 100% रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो ये जो सवाल है यहाँ से आने के चांसेस कम है, लेकिन ये बहुत ही आसान था, तो मैंने सोचा चलो आपको बता ही देता हूँ, कुछ नया सीख जाओगे, प्लस जो आगे मैं बताऊंगा उसको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ सवाल देखो, एक आदर्श कृष्ण पिंड एक आइडियल ब्लैक बॉडी का। अब देखो ब्लैक बॉडी के ऊपर सवाल पूछा जाता है और काफ़ी पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान में रखना। ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी है ना, आइडियल ब्लैक बॉडी। अब देखो आइडियल ब्लैक बॉडी प्रैक्टिकली जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। आदर्श कृष्ण पिंड जो है ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है आइडियल ब्लैक बॉडी। प्रैक्टिकली जो है कोई भी ऐसी ब्लैक बॉडी जो है वो आइडियल नहीं होती है। ठीक है, तो आइडियल ब्लैक बॉडी जो होता है उसके लिए A हमारा 1 होता है। इसका मतलब समझ गए, A प्लस T प्लस R बराबर 1 था, A बराबर मैंने 1 कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि T बराबर R बराबर 0। मतलब जो आइडियल ब्लैक बॉडी होती है वो अपने ऊपर गिरने वाली सारी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं करेगी, 100 के 100% जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो आइडियल ब्लैक बॉडी जो कि प्रैक्टिकली जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कोई बॉडी नहीं होता है, उसके लिए जो ये होता है अवशोषण गुणांक ये 1 होता है, तो A हमारा आंसर। एक आदर्श कृष्ण पिंड के संदर्भ में गलत कथन चुने। देखिए ये क्या कहता है, यह अपने ऊपर गिरने वाली सभी संभव तरंगदैर्ध्य के सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। आदर्श कृष्ण पिंड के बारे में मैंने आपसे कहा कि A बराबर 1 होता है, अपने ऊपर गिरने वाली हर विकिरण को ये अवशोषित कर लेगा, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ का क्यों ना हो।
गिरने वाली जो रेडिएशन है उसकी तरंगदैर्ध्य कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने ऊपर गिरने वाली सारी विकिरणों को ये अवशोषित कर लेता है। उसी को हम लोग आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं। लेकिन ये कहना सिर्फ कि सारी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है 100%, तो उसे हम आइडियल ब्लैक बॉडी बोलेंगे, ये अधूरी बातें हैं, ये पूरी बात नहीं है। जैसे ब्लैक होल सब कुछ को वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ब्लैक बॉडी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। इसे मैंने आपसे कहा कि ये जो बातें हैं ये अधूरी बातें हैं। इसके साथ ये भी बोलना पड़ता है हमें कि जो आइडियल ब्लैक बॉडी होती है, जब इसे गर्म किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर लेकर के जाया जाता है, तो ये सारे ही वेवलेंथ के रेडिएशंस को एमिट भी करती है। ठीक है, जब इसे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तब सभी संभव तरंगदैर्ध्य के सभी विकिरणों का उत्सर्जन करता है, जिसे कृष्णिका विकिरण कहते हैं, जिसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। पहले इसने ये कहा कि ये जो आइडियल ब्लैक बॉडी होते हैं ये अपने ऊपर गिरने वाले सारे ही विकिरणों को क्या करते हैं कि अवशोषित कर लेते हैं। फिर ये भी होना चाहिए ये जो ब्लैक बॉडी है जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो सारे ही विकिरणों को ये एमिट भी कर देता है। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी की खासियत होती है। रियल लाइफ में क्या होता है, 100 के 100 वो अवशोषित नहीं करती है। ऐसा हो सकता है 100 में से 99 को अवशोषित कर ले, लेकिन 100% नहीं होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। व्यवहार में कोई भी वस्तु पूर्णतः आदर्श कृष्ण पिंड नहीं है, ये भी सही है। ब्लैक होल एक आदर्श कृष्ण पिंड का उदाहरण है, गलत हो जाएगा, ये आदर्श कृष्ण पिंड का उदाहरण नहीं है। ब्लैक होल ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये बी वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये ब्लैक बॉडी है, ऑल इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा और ऑल पॉसिबल रेडिएशन एमिट भी कर दिया जाएगा जब इसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा। निम्न में से कौन सी वस्तु एक आदर्श कृष्ण पिंड के सबसे नजदीक है? देखो, सन जो है, दीप काजल, प्लेटिनम काजल और ये फेरी का कृष्ण पिंड। ये फेरी जो है वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने एक बॉडी बनाया था, उसे हम लोग फेरी का कृष्ण पिंड बोलते हैं। तो इन्होंने जो बॉडी बनाया इसे ही सबसे नजदीक माना जाता है आइडियल ब्लैक बॉडी के। यहां पर आप कुछ एग्जांपल देखिए, सूर्य, तारा, ग्रेफाइट, दीप काजल, प्लेटिनम काजल, स्याही आदि व्यवहारिक कृष्ण पिंड के उदाहरण। देखो ये प्रैक्टिकली ये ब्लैक बॉडी है, आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है। ठीक है, आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये सारे ब्लैक बॉडी तो है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये अपने ऊपर गिरने वाली सारी ऊष्मा को अवशोषित कर ले, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आदर्श कृष्ण पिंड नहीं है। दीप काजल का अवशोषण गुणांक देखो 0.99 है। अवशोषण गुणांक कितना है? 0.99 है। मतलब अपने ऊपर गिरने वाले, जैसे मान लो दीप काजल है, इसके ऊपर 100 रेडिएशन गिरती है, 100 में से 99 को ही अवशोषित कर लेगी, एक को नहीं कर पाएगी, है ना। 99% को ये एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन एक को नहीं कर पाएगी। तो यहाँ भी देखो ये आइडियल नहीं है, आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है। लेकिन जो आइडियल ब्लैक बॉडी होता है वो 100% को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक उष्मारोधित पट्टी के अंदर का भाग आदर्श कृष्ण पिंड के बहुत नजदीक है, इसी को फेरी का कृष्ण पिंड कहा जाता है। तो ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो है ब्लैक बॉडी के एग्जांपल्स हैं। सबसे नजदीक कौन है? तो एग्जांपल में आ जाएगा उष्मारोधित पट्टी के अंदर का भाग, या फिर इसके स्थान पर होगा फेरी का कृष्ण पिंड। काले पिंड का मतलब यहाँ पर ब्लैक बॉडी से है। किस तरह के विकिरण को अवशोषित करते हैं, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। काले पिंड का मतलब यहाँ पर ब्लैक बॉडी से है, तो सभी तरंगदैर्ध्य वाले। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? जैसे मान लो ये कोई वस्तु है जिसका क्षेत्रफल जो है 1 मीटर स्क्वायर है। 1 सेकंड में ये जितनी ऊष्मा को उत्सर्जित कर रही है इसे हम लोग बोलेंगे उत्सर्जन क्षमता। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जितनी विकिरण उत्सर्जित होती है उसी के मात्रा को हम लोग उत्सर्जन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कैपिटल ई से दिखाते हैं, एमएससी पावर बोलते हैं, उत्सर्जन क्षमता बोलते हैं। उत्सर्जन क्षमता ये क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जितनी विकिरण जो है उत्सर्जित होती है उसी को हम लोग उत्सर्जन क्षमता बोलते हैं। मान लीजिए जो ए है ये 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, जो टाइम है ये 1 सेकंड हो जाए, तो ई बराबर हमारा क्यू हो जाएगा ना।
तो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जितनी ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है उसे हम लोग उस वस्तु का उत्सर्जन क्षमता बोलते हैं। तो ये जो है फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। एमएससी पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एमएससी पावर क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जो ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन क्षमता बोलते हैं। अब आ जाओ, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख लो, ये जूल है, ये मीटर स्क्वायर है और ये सेकंड है। तो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। जूल पर सेकंड को हम लोग वाट भी बोलते हैं, तो ये वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। बी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मा या ऊष्मीय विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं? अच्छे अवशोषक कौन होंगे? सफेद और चिकनी वस्तु। देखिए, सफेद और चिकनी वस्तु जो है ये आपके होते हैं गुड रिफ्लेक्टर, गुड रिफ्लेक्टर। और काली और खुरदरी वस्तु ये होते हैं आपके गुड एब्जॉर्बर। याद रखिएगा, ये रिफ्लेक्टर है, एमीटर नहीं है, एमीटर नहीं है, ये परावर्तक है, ये परावर्तक है, उत्सर्जक नहीं है, उत्सर्जक नहीं है। ये अंतर ध्यान में रखिएगा। जो सफेद और चिकनी वस्तुएं होती हैं वो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, उत्सर्जक नहीं बोलेंगे, परावर्तक अच्छे होते हैं। और जो काली और खुरदरी वस्तुएं होती है वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। हमसे पूछा है अच्छे अवशोषक, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अच्छे उत्सर्जक क्यों नहीं होंगे ये हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में। हीट का पार्ट जो 9 आएगा वहां पर किरचॉफ्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे, उसमें वहां पर आपको समझ में आएगा। तो परावर्तक और उत्सर्जक में अंतर है। परावर्तक का तो सीधा सा मतलब हुआ कि टकरा करके जो विकिरण है चली गई। तो जो सफेद वस्तुएं होती हैं उस पर विकिरण गिरती है और टकरा करके चली जाती है। लेकिन उत्सर्जक का मतलब ये हुआ कि वो अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगी टेम्परेचर के कारण। तो ये दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं, उत्सर्जन और ये परावर्तन। लोग गर्मियों में सफेद कपड़े और सर्दियों में काले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वही कारण है, व्हाइट क्लॉथ्स। और हमारे पास है ब्लैक क्लॉथ्स। जो व्हाइट क्लॉथ्स होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, बैड एब्जॉर्बर होते हैं। जबकि जो ब्लैक क्लॉथ्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं और बैड रिफ्लेक्टर होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हीट की बात कर रहा हूं। ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, खराब अवशोषक होते हैं। जो काले रंग के कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, खराब परावर्तक होते हैं। यहां भी देखो परावर्तक है, उत्सर्जक नहीं है। तो सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, गलत हो जाएगा। सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं और काले कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, ये सही हो जाएगा। सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं और काले कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक होते हैं, उत्सर्जक लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, गलत हो जाएगा, बी हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 60 समाप्त होता है। सेट नंबर 60 और हीट का ये पार्ट 8 है जो कि समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।